मामला और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट भेजने को लेकर आज सचिवालय में दिखी खासी सक्रियता। अवकाश के दिन भी मुख्य सचिव राजीव स्वरूप आए सचिवालय और करीब 3 घंटे तक गृह, पुलिस, एसओजी अफसरों के साथ मंथन किया गया। दोपहर बाद से शाम तक जुटे रहे रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में और सूत्रों की माने तो टैपिंग करने का क्या आधार था, कैसे क्लू मिला, किस तरह के राजद्रोह या विरोधी गतिविधियों का अंदेशा था और टैपिंग लेने से पहले किसकी मंजूरी ली गई, इन बिंदुओं का जिक्र किया गया। एसओजी और पुलिस के आला अफसरों के फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट बनी है और फोन टैपिंग 2 जुलाई से पूर्व हुई थी या उसके बाद, इस पर भी चर्चा हुई। राजीव स्वरूप ने 2 जुलाई के बाद संभाला था मुख्य सचिव का चार्ज। इससे पूर्व राजीव स्वरूप ही थे एसीएस होम और हालांकि रिपोर्ट को लेकर कुछ भी बोलने से बचते रहे अफसर और अब मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा के बाद 1-2 दिन में भेजी जा सकती है रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज, आज संडे का दिन था लेकिन उसके बावजूद भी सक्रियता नजर आई सचिवालय में, रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे अधिकारी। देखिए, आज पूरी तरह इस रिपोर्ट को लेकर खलबली और गहमा-गहमी का माहौल रहा और इसकी रिपोर्ट की कई प्रतियां यहाँ पर कराई गई और पूरी रिपोर्ट को अंतिम रूप आज माना जा रहा है कि इसमें दिया गया। बैठक में जो अपने विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे, एसओजी के आला अधिकारी मौजूद थे और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। इस रिपोर्ट में मूलतः इन बातों का जिक्र किया कि आखिरकार वे क्या कारण रहे जिसके आधार पर फोन टैपिंग के काम को अंजाम दिया गया और कौन कौन अधिकारियों के मॉनिटरिंग में इसे किया गया और उन्होंने क्या इसकी इजाजत दी या नहीं दी और क्या क्लू मिला था जिसको पुख्ता बनाने के लिए ये फोन टैपिंग को अंजाम देना पड़ा। इन तमाम बातों का इसमें जिक्र किया गया। तमाम तरह के कानूनी और तमाम तरह की जो पुलिस की जो धारा होती है या पुलिस के जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं का जिक्र इसमें किया गया है कि किस तरह से जांच की जाती है और उन जांच के आधार पर कैसे फोन टैपिंग का आधार लेने के लिए फोन टैपिंग के काम को अंजाम दिया गया। इन तमाम बातों का इसमें जिक्र है। बार बार ये बात सामने आ रही थी कि सीएस स्तर पर इसकी जानकारी नहीं है, तो अब इस बारे में बैठक हो चुकी है तो निश्चित तौर पर माना जाए कि अब आला अधिकारी सक्रिय है और बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री से इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इसे भेजा जाए केंद्रीय गृह मंत्रालय। यानी कि संभव ये है कि 1-2 दिन में ये रिपोर्ट भेजी जा सकती है केंद्र को। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री से चर्चा करके इसे बिल्कुल तय कर दिया जाएगा वैसे ही रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा। लेकिन कई बिंदु इसमें अहम भी हैं। क्या 2 जुलाई से पहले फोन टैपिंग हुई या उसके बाद हुई, क्योंकि तब चार्ज दूसरा संभाल रहे थे राजीव स्वरूप और अब दूसरे चार्ज पर हैं। इसे लेकर काफी चर्चा रही इस दौरान, पूरी मीटिंग के दौरान, क्या ये 2 जुलाई के पहले की घटनाएं हैं या 2 जुलाई के बाद की घटनाएं हैं। तो इसको लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी देने में असमर्थता जताई है। अधिकारियों ने खुद रिपोर्ट के बारे में पुख्ता जानकारी देने में असमर्थता जताई। काफी गोपनीय रखी गई थी ये बैठक और इसके साथ ही ये जो रिपोर्ट है वो कब भेजी जाएगी, इस आधार पर इसके लिए भी कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो एसओजी पुलिस का अधिकारी हो चाहे मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी। तो कोई भी इस पर ऋतुराज, आप जो चर्चा बता रहे हैं उसमें कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे जिनके साथ चर्चा की गई, फीडबैक्स भी उनसे लिए गए और उसके बाद एक आम राय बनाई गई? देखिए, गृह विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह में थे और इसके साथ ही एसओजी और पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। चलिए, शुक्रिया आपका ऋतुराज शर्मा इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि करीब 3 घंटे तक गृह, पुलिस, एसओजी के अफसरों के साथ मंथन किया गया। दोपहर बाद से शाम तक जुटे रहे रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में ये सभी अधिकारी। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस मामला। राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। सचिन पायलट, पृथ्वीराज मीणा सहित 19 विधायकों की याचिका है ये, जिस पर सुनवाई होनी है। सीजे इंद्रजीत महांती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच करेगी सुनवाई, यानी कि डबल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। पूरकवाद सूची में केस संख्या 54 पर सूचीबद्ध है मामला। खंडपीठ इस केस पर सुबह 10 बजे करेगी सुनवाई।
तो दरअसल इस सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था और अब कल हाईकोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि बहस के बाद आखिरकार क्या फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सामने आता है। हालांकि जो याचिका लगाई गई है उसको खारिज करने की मांग की जा रही है गहलोत कैंप की तरफ से, लेकिन कई चीजों का जिक्र किया गया है, कई तरीके की दलीलें दी गई हैं। पायलट कैंप की तरफ से भी आपको बता दें कि हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जो कि अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके हैं और अब बारी है अभिषेक मनु सिंघवी की, जिनकी जो दलीलें हैं वो पूरी नहीं हो पाई थी और ऐसे में कल जब सुनवाई होगी तो ऐसे में वो अपना पक्ष रखेंगे गहलोत कैंप की तरफ से। इस बीच इस मामले में पक्षकार बनाया गया था महेश जोशी को, उनकी तरफ से भी जवाब दे दिया गया है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नोटिस जारी किया गया था, उसका जवाब अभी तक बागी विधायकों की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन ये नोटिस जारी करने को लेकर ही पायलट कैंप यानी कि बागी विधायकों ने सवाल खड़े किए थे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने दो सहयोगियों का। योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ निजाम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन योगेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। आज संडे का दिन, बहुत रिलैक्स मोड में होते हैं सभी, लेकिन सियासत गर्म अभी भी नजर आ रही है, कोई रिलैक्सेशन नहीं, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से आज भी, और नजरें कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए, पूरी तरह सियासत गर्म है। मेरे पीछे आप फेयर माउंट जो इस वक्त तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, अंदर सियासी बारिश नजर आ रही है, जहाँ विधायक लूडो खेल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं और जिस पर संबित पात्रा तंज कस चुके हैं, और अब बारिश के मूड ने अंदर विधायकों का मूड भी खिलखिला दिया होगा। लेकिन कल जो सियासी बारिश हो सकती है राजस्थान की हाई कोर्ट में, जो कुछ होना है और उसके बाद जो सुनवाई होगी, उसके बाद क्या हाई कोर्ट निर्देश देता है। लेकिन इन सबके बीच जो महत्वपूर्ण बात है, जो स्पीकर ने जो नोटिस दिया है 19 उन विधायकों को जो कांग्रेस के असंतुष्ट हैं, सचिन पायलट समेत, उन विधायकों को जो नोटिस दिया उसमें कहीं स्पीकर ने ये नहीं लिखा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या उनके खिलाफ कोई उनकी सदस्यता रद्द होगी या उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा। इसलिए स्पीकर का जो अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र को चुनौती न्यायपालिका देगा या नहीं देगा ये अलग बात है, क्योंकि स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया, केवल नोटिस दिया है। जिसे चैलेंज किया गया है, उस नोटिस को चैलेंज किया गया है। अब नोटिस को न्यायपालिका किस तरह से लेती है, क्या निर्णय उस पर सुनाती है, क्या उस पर स्टे किया जाता है या उसको और आगे एक्सटेंड किया जाता है, सुनवाई का दौर आगे बढ़ता है, ये तमाम पहलू हैं जो न्यायिक प्रणाली से जुड़े हैं। लेकिन इसके बीच जो सियासत आप सुबह से देख रहे हैं, मानेसर से लेकर जयपुर तक, जहां मानेसर में ये कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है सचिन पायलट कैंप के, वहीं यहाँ पर जो अंदर जो तमाम हालात हैं फेयर माउंट के, वो टकटकी लगाए हैं हाई कोर्ट के निर्देशों को लेकर। और एक और बात कही जा रही है कि कल हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर निर्देशों के बाद विधानसभा के सत्र को आहूत करने की भी बात की जा रही है। हालांकि अभी तक सदन के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता अशोक गहलोत ने अपने समर्थक या जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, मुख्य सचेतक है, उनसे इस बारे में अभी राय मशवरा नहीं किया है। लेकिन कल वो गवर्नर से मिले थे और उसके बाद इस तरह की बातें, अटकलें सामने आई थी। और अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है तो वो बुलाया जाएगा, तकरीबन उसमें 48 घंटे का समय दिया जाता है विधायकों को, और वारंट जारी किया जाता है, विधानसभा का आपात सत्र बुलाया जा सकता है। कारण उसमें बताना पड़ता है कि क्यों आपात सत्र बुलाया जाना है। अभी पिछली बार जब सत्र बुलाया गया था, बहुत कम दिनों का, उसको लेकर भी तब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने घोर आपत्ति जताई थी। तो ऐसे में अब जब राजनीति इतनी गरमाई हुई है और कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का मौन जो है वो अपने आप में काफ़ी कुछ चीज़ें कह रहा है। हमें ये भी देखना होगा कि इस मौन के पीछे के सियासी अर्थ क्या है, सियासी भावनाएं क्या हैं। जब कोई राजनेता ज़्यादा मौन रख लेता है तो उसके बाद की जो पिक्चर होती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके सियासी अर्थ लगाना बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। क्या मंसूबे हो सकते हैं, क्या किस तरह की बातें सामने आ सकती है। अभी ये भी चुनौती है कांग्रेस के उन 19 विधायकों के सामने कि उनकी सदस्यता को लेकर कोई खतरा नहीं हो,
और अगर हाई कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी उनके बिल्कुल लिए योगेश, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। एकजुटता यहाँ बहुत चलिए, महत्वपूर्ण है। निजाम का भी रुख करेंगे। फिगर की बात की जा रही है जी योगेश, लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पीकर को भी कह दिया है कि जब तक वो अपना निर्णय नहीं दे देती तब तक स्पीकर भी, यानी कि मंगलवार तक का वक्त स्पीकर के पास भी है, शाम 5:30 बजे तक का, और उसके बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। देखिए, स्पीकर के पावर से हम कम नहीं करके देख सकते। हम स्पीकर के पावर आप परिमित होते हैं और वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और ये कई फैसलों, कई नजीरों से हम देख चुके हैं। कोर्ट स्पीकर को चैलेंज नहीं कर रही है। यहाँ देखना होगा, केवल कोर्ट का ये कहना है कि स्पीकर अपना निर्णय रोक सकते हैं जब तक कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। तो इसका मतलब स्पीकर का जो निर्णय है वो स्पीकर के निर्णय को बाध्य नहीं किया गया, लेकिन सुनवाई है। अभी कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये स्पीकर के लिए, और स्पीकर की ये चातुर्यता है कि वो विद्वान है, इसलिए उन्होंने न्यायपालिका का मान सम्मान रखा है। और यूं कहा जा सकता है कि एक लाइन बैलेंस जो कंट्रोल करके चलना है उसको करके चला है कि कहीं किसी तरह का विवाद न्यायपालिका और विधायिका के बीच नहीं हो। यही कारण है कि स्पीकर ने न्यायपालिका का सम्मान भी रखा, और न्यायपालिका ने भी अपने निर्देश विधायिका को दिए हैं। तो यहाँ स्पीकर बाध्य नहीं, स्पीकर अपना बिल्कुल, तो स्पीकर ने भी न्यायपालिका का सम्मान किया है और इसीलिए अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले निर्णय सामने आ जाए और उसके बाद ही देखा जाएगा। योगेश, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए निजाम कंटालिया का भी रुख कर लेते हैं, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, कल की जो सुनवाई होनी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो फैसला आएगा सामने उस पर दोनों ही कैंपों की नजर है। झटका या राहत? बिल्कुल दिव्या, देखिए दिव्या, बिल्कुल अगर इस मामले को अगर सही ढंग से हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुरुआत कैसे होगी। कल सुबह 10 बजे इसको जो पूरकवाद सूची जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री जो लिस्ट होती है उसमें सबसे 1 नंबर पे रखा गया। वैसे केस का जो क्रम संख्या है वो 54 है, 54 नंबर पे ये रखा गया, लेकिन जो समय निर्धारित किया गया वो सुबह 10 बजे का है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती के साथ जस्टिस प्रकाश गुप्ता जो है इस मामले की सुनवाई करेंगे, जो इन्होंने पिछले फ्राइडे को भी, जब शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, यही बेंच उसकी सुनवाई करी थी। चूँकि उस दिन जो सुनवाई हुई थी उसमें लास्ट अंतिम स्टेज में सबसे पहले जो हरीश साल्वे हैं, एडवोकेट हरीश साल्वे, वो पायलट ग्रुप की ओर से लंदन से जुड़े थे। उसके बाद जो है सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी हैं, वो जुड़े थे दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दोनों ही अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट्स ने पायलट ग्रुप की ओर से जो सचिन पायलट, पृथ्वीराज मीणा सहित जो 19 विधायक हैं, बागी विधायक, उनकी ओर से पक्ष रखा था। उसका जवाब देते हुए उसके बाद शाम को करीब 4:13 से लेकर 4:42 तक जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा, लेकिन फिर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो समय पूरा हो चुका है, क्यों न हम इसको सोमवार तक करते हैं। सोमवार को कल सुबह 10 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि इसके साथ जो विधानसभा अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो खड़ा किया गया था वो यही किया गया था दोनों ही अधिवक्ताओं द्वारा, सीनियर एडवोकेट जो पायलट ग्रुप के जो विधायक हैं उनके पक्ष में, कि जो नोटिस दिया गया, सबसे पहले नोटिस दिया गया वो 3 दिन का दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान की अनुसूची 10 जो शेड्यूल 10 है उसकी जिस धारा के तहत ये नोटिस दिया गया है वो उसके तहत वो नहीं दिया जा सकता, और उसको चैलेंज किया। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसी के पक्ष में उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। कहेंगे यूपी के राणा केस की भी दलीलें दी, तो इसके साथ ही जो हुलुल केस था उसकी भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाला दिया। और दोनों ही अधिवक्ताओं ने, जो सीनियर एडवोकेट्स थे, उन्होंने यही कहा कि जो सदन के बाहर जो कार्रवाई हुई है, जो एक सीएम के घर पे या फिर एक होटल के अंदर जो बैठक हुई है, उस बैठक में नहीं आना विधानसभा की कार्रवाई के तहत नहीं आता, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को ये नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इसके जवाब में जब अभिषेक मनु सिंघवी जो कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से उन्होंने जो जवाब दिया, और इसके साथ ही महाधिवक्ता MS सिंघवी भी हैं और दिव्येश माहेश, माफ़ कीजिएगा, जो महाधिवक्ता MS सिंघवी, उनका जवाब अभी देना है। तो उसमें जब उन्होंने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष के जो संविधान के अंदर अनुसूची 10 के तहत जो शक्तियाँ मिली हुई है उसी के तहत ये नोटिस दिया गया है, और विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस में कोई भी कार्रवाई जो कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करता। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। लेकिन इन सबसे बड़ी बात क्या हुई, वो सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें तीसरा पक्ष का एंट्री करना, वो थे महेश जोशी,
चीफ जो कह सकते हैं मुख्य सचेतक या चीफ विप, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई गई थी और उन्होंने केवियट लगाते हुए कहा कि हमें पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने सुबह शुरुआत में ही उनको पक्षकार बना दिया था और पक्षकार बनाने के साथ ही उनसे जवाब देने के लिए कहा था, जो कल शाम मतलब शनिवार की शाम तक को 6 बजे उन्होंने जवाब भी पेश कर दिया था। उस जवाब में महत्वपूर्ण जो 3 बिंदु हैं वो यही, पहला बिंदु ये था कि उन्होंने कहा कि जो चीफ विप हैं उन्होंने शिकायत की थी, उनकी शिकायत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है, इसलिए पूर्णतया विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार क्षेत्र है उसके तहत की गई कार्रवाई है, जिसमें कि कोर्ट दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल, तो कई तरीके की दलीलें रखी गई हैं दोनों की तरफ से, लेकिन कल की जो सुनवाई है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। निजाम, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। भारत दीक्षित का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, खबरें ऐसी सामने आ रही है कि एक होटल से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो गई है बागी विधायकों की, आपके पास क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि कुछ देर पहले होटल वेस्ट कंट्रीन के अंदर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो एक विधायक को यहाँ पर छोड़ के गई है। यानी कि पायलट समर्थक जितने भी विधायक उनका लुका छुपी का जो खेल है वो लगातार यहाँ पर जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार विधायकों की शिफ्टिंग की जो चर्चाएं यहाँ पर जोरों पर थी, आज उस पर पूरी तरह से ये साफ हो गया है कि लगातार विधायक हैं वो अपने जो होटल से वो यहाँ पर बदल रहे हैं। अभी कुछ तस्वीरें हम तक पहुँचाई हैं, उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक विधायक फॉर्च्यूनर गाड़ी में होटल्स के पीछे के गेट से यहाँ पर एंट्री करे थे। यानी कि कहीं ना कहीं मीडिया की नज़रों से बचते हुए विधायक हैं वो होटल के अंदर प्रवेश करते हुए, और यहाँ तक कि जो सूचना हमारे पास आ रही है उसमें जो होटल स्टाफ है उन विधायकों को सहारा देकर उतार रहा है। यानी कि उम्रदराज जो विधायक हैं, पायलट खेमे के सबसे उम्रदराज विधायक की अगर बात की जाए तो पंडित भंवरलाल शर्मा ही माने जाते हैं। ऐसे में कयास ये भी लगा रहा हो सकता है कि पंडित भंवरलाल शर्मा है वो होटल में पहुंचे हैं। पिछले 2 दिन से एसओजी ने जब से कार्रवाई की थी उसके बाद पायलट समर्थक विधायकों को शिफ्टिंग का जो काम है वो यहाँ पर चालू किया गया। अभी सूत्रों के अनुसार जो खबर हमारे पास है उसमें यह है कि 2 से 3 होटलों में विधायक को रुकवाया गया है। मानेसर के 2 होटलों में कुछ विधायक रुके हैं, इसके अलावा अन्य होटलों में भारत, क्योंकि एसओजी की टीम अभी वहीं पर मौजूद है और वो भी इंतजार में है कि परमिशन मिल जाए जिस काम के लिए वो गई है। देखिए बिल्कुल, जब से ये मामला एसओजी में पहुंचा लगातार एसओजी की टीम है वो कार्रवाई करती हुई नजर आई है। परसों भी एसओजी की टीम है वो मानेसर होटल में पहुंची थी, लेकिन उनको यहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसके बाद जो एसओजी की टीम है वो दिल्ली में पिछले कल से यहाँ पर रुकी है। इस वक्त हम राजस्थान हाउस के यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जो टीम है एसओजी की वो राजस्थान हाउस के अंदर मौजूद है। एसओजी टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी जो भी इस मामले में जो चीज़ें सामने आई है, चाहे वो वॉइस सैंपल्स की बात हो, लगातार एसओजी की टीम है वो अपनी कार्रवाई कर रही है कि किसी तरह से वॉइस सैंपल है उनके लिए जाएं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, और अपना जो काम है वो जल्दी से जल्दी एसओजी कर सके। जी बिल्कुल भारत, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए योगेश शर्मा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। योगेश, क्योंकि आप राजस्थान की राजनीति को बखूबी समझते हैं, बहुत वक्त से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति नजर आई थी जो फिलहाल के हालात हम देख रहे हैं? देखिए दिव्या, इस तरह के हालात कभी राजस्थान की राजनीति में नहीं देखे गए, और जिस तरह का घटनाक्रम लगातार चल रहा है वो छिछालेदार हालात राजस्थान के हो चुके हैं। और जिस तरह ये घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा और कोई अनहोनी घटनाएं होंगी तो राजस्थान का जो जनमानस है वो उद्वेलित होगा, उस जनमानस का यकीन उठ जाएगा, और यकीन कई कारणों से उठेगा। किस तरह के घटनाक्रम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर यहाँ का जनता बहुत भावुक तरीके से सोचती रही है। और गंगा जमनी तहजीब की जो सियासत है वो तो अब ख़त्म सी हो गई है, जो हम पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम देख रहे हैं। अब यहाँ पर जंग जो है वो जंग यहाँ फिगर्स की है, संख्या बल की है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जल्दी हम फेयरमाउंट की संख्या बल को तोड़ कर रख देंगे, ध्वस्त कर देंगे और सरकार स्थापित कर देंगे। एक और पुरजोर तरीके से किलेबंदी यहाँ नज़र आती है। तो इस किलेबंदी में सेंध क्या लगेगी ये अलग बात है। भविष्य के अंदर राजस्थान की राजनीति का जो आने वाला जो समय है वो इन घटनाओं के कारण बहुत ही ज़्यादा क्रूशल नज़र आएगा। चाहे हम चुनाव की बात करें, अगर उपचुनाव होते हैं तो वो नज़र आएगा, चाहे अगर हम कह सकते हैं कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर, चाहे सरकार को अस्थिर करने को लेकर, ये तमाम वो बातें हैं जो राजस्थान की जो ओरिजिनल जो राजनीति, जो कल्चर है उसको बिगाड़ने वाला है, उसको विकृत करने वाला जो है वो रूप है यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये केवल आज सरकार गिर गई और कल सरकार
ये जरूरी थोड़ा कि दूसरी सरकार जो बनेगी वो कब तक रहेगी। तो ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश बिहार का कल्चर जो राजस्थान में प्रवेश कर रहा राजनीति में, वो बहुत दुखदाई होगा। यहाँ की और ये कमिटमेंट किसी भी पार्टी का, किसी अब उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, विधायक जिस पार्टी के सिंबल पर जीत के आते हैं, कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर आगे किसी के प्रति भी कमिटमेंट हो सकता है। कल कौन किस दल में जा रहा है, परसों वो किस दल में जा रहा है। तो ये जो भावनाएं हैं और ये जो निष्ठाएं हैं और जो सिद्धांत है, वो अब कोई मतलब नहीं निकलेगा कि कोई पार्टी ट्रेनिंग कैंप लगाती है, सिद्धांत सिखाती है, रीति नीति बताती है, तो फिर इन ट्रेनिंग कैंपों के क्या मायने निकलेंगे, इनके कोई अर्थ नहीं रह जाएंगे। कुल मिलाकर साफ है कि जोड़ तोड़ से सरकार बननी चाहिए, कैसे भी बने, बाड़ेबंदी होनी चाहिए, कैसे भी हो, एक दूसरे के विधायकों को कैसे तोड़ा कोरोना जाए। का वक्त चल रहा है, ऐसे में जनता से जुड़े हुए भी बहुत सारे काम किए जाने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल वो काम पर ध्यान न देकर और चीजों पर फोकस किया जा रहा है कि सरकार को कैसे बचाया जाए, कैसे जोड़ा तोड़ा जाए। ये बात सही है, जनता के कामों की तो अब किसको परवाह रही है। अब तो केवल सरकार कैसे बचे, सरकार कैसे गिरे, यही बातें हम पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर ले, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि राजस्थान की संस्कृति, जो कल्चर है राजनीति का, जो सुखाड़िया और भैरव सिंह जमाने का जो युग था, वो खत्म होता जा रहा है। अब राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जा रहा है, जहां पर उठापटक चलती है। हम कोई बड़ी बात नहीं, किसी दिन तमिलनाडु के नजारे भी यहाँ देखने को लग जाए। जब आधी रात को करुणानिधि को उठा लिया गया था, जब आधी रात को जब जयललिता को उठा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो अगर इस तरह राजनीति आगे बढ़ेगी राजस्थान की, तो राजस्थान की जो जनता है, जागरूक जनता है, जागरूक जनता है, और इसी वजह से एक बड़ा मैसेज भी जा रहा है जनता के बीच ही। योगेश, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए निजाम कंटालिया का भी एक बार फिर से रुख करते हैं। निजाम, इससे पहले भी हमने एक बार ऐसा देखा है जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित 26 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, तभी भी ऐसी स्थिति बनी थी, तभी भी बहुत बवाल हुआ था। देखिए बिल्कुल जो नोटिस किया गया था, लेकिन वो सदन की कार्रवाई था, इसलिए ये पहली बार है ये इस तरह का जो मामला है। अभी जो जिस तरीके हमें, जैसे जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो मानते हैं कि देश में शायद ये पहला मामला है जिसमें इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, जब एक चीफ मुख्य सचेतक जो है उसका जो अपने बाहर हुई किसी बैठक में नहीं आने पर अपने ही विधायकों के खिलाफ जो एक कह सकते हैं शिकायत की जाती है, और उस शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष, चूंकि अभी सदन नहीं चल रहा है और सदन नहीं चलने के बीच में विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी करते हैं, तो अपने आप में ये केस पहला मामला माना जा सकता है। जब चाहे आप राणा केस का जो यूपी का राणा केस बताया जा हो, या चाहे दूसरे जो कर्नाटका केस है, गुजरात केस है, इन केस में ये था कि विधानसभा की कार्रवाई जारी थी या सदन चल रहा था। लेकिन ये पहली बार है कि जब सदन नहीं चल रहा है, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो बैठकें हुई, चाहे वो पार्टी की जहां भी बैठक हुई और उसके, लेकिन वो सरकार विधायकों की बैठक है, इसलिए जो नोटिस जारी किया ये पहली बार है। इसलिए इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला बन जाएगा। तो अपने आप में एक पहला मामला है और इसलिए हाईकोर्ट पर नजर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। निजाम, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। भारत दीक्षित के पास एक बार फिर से चलते हैं। भारत, जिस तरीके से अड़ंगा लगाया हरियाणा पुलिस ने और अब दिल्ली पुलिस अड़ंगा लगा रही है, फ्रंट फुट पर ना सही लेकिन बैटिंग जरूर जारी है बीजेपी की तरफ से। देखिए बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का जो खेल है वो लगातार यहाँ पर जारी है। बात की जाए हरियाणा पुलिस की, जिस प्रकार से पायलट समर्थक जो विधायक है जिनकी बाड़ेबंदी यहाँ पर चल रही है, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन है वो हरियाणा की सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो परसों जब एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तो आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी कि एसओजी की टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया, और अब एसओजी की टीम जब दिल्ली यहाँ पर पहुंची है तो उनको भी यहाँ पर काम है वो ठीक तरीके से नहीं करने दिया गया। लगभग करीब मानेसर में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त है वो एसओजी को होटल्स के बाहर बिताना पड़ा, और आखिरकार में एसओजी वहाँ पर पहुंची। उससे पहले ही विधायकों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस का सहयोग यहाँ पर करना चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं दिखा। इसके बीच का जो कारण है वो राजनीति की कारण है। जब राजनीति अगर इस तरह की चीज में फंस जाती है तो पुलिस है वो अपना काम बखूबी नहीं वजह क्या बताइए, क्या वजह, अभी तक परमिशन क्यों नहीं मिल पा रही है? चीज है वो सामने आती
देखिए कई तरह के इसमें कारण है, क्योंकि जब राजनीति के बीच में आ गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एसओजी की टीम जब जयपुर से रवाना हुई तो हरियाणा पुलिस का पूरा जाब्ता है वो वहां पर तैनात कर दिया गया था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हरियाणा की पुलिस ने उनको अंदर जाने से रोका गया था, तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो आदेश हैं वो यहाँ पर मिले होते। तो साफ देखने को लगता है कि जिस प्रकार से राजनीति बीच में आ रही है, इस जांच को प्रभावित करने में सीधे के सीधा राजनीति का प्रभाव है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल भारत, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। एक आखिरी सवाल के लिए चलते हैं योगेश शर्मा के पास एक बार फिर से। योगेश, कल जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात हुई उसके बाद सियासी फिजाओं में बहुत कुछ खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी हर हाल में पटाक्षेप चाहते हैं इस मामले का। देखिए, एक बात तो साफ है कि मंत्री परिषद विस्तार की जो बात है वो लिंगर ऑन हो चुकी है, वो अभी नहीं होगा और अभी न्यायालय का जो निर्देश होंगे उस पर सबकी निगाह टिकी है। उसके बाद बहुमत जो है उसको दिखाना है। अभी सबसे बड़ी जंग बहुमत की है, वो किस तरह जिगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी टेक्निकली अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही है। उसका कारण है कि अगर सरकार के पास बहुमत है और वो सिद्ध कर देगी तो सरकार को अगले 6 महीने तक कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर टेक्निकली मूव दिख रहा है। ये बात बिल्कुल भरत ने कही और सही कही है कि भारतीय जनता पार्टी का सचिन पायलट को नैतिक समर्थन है और यही कारण है कि सचिन पायलट जो कैंप है वो आश्वस्त है कि वो देर सवेर वो अपनी सरकार बना लेंगे। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं और इसी वजह से उन पर नजरें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अब तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने